कक्षा 11 विषय भौतिक शास्त्र। अध्याय का नाम द्रव्य के तापीय गुण। इसमें हम 1 और 2 अंकों के प्रश्नों के उत्तर सहित वीडियो बना चुके हैं। आज हम 3-4 अंक के जो प्रश्न आते हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा लिखिए एवं इसके लिए सूत्र स्थापित करिए। तो सबसे पहले ऊष्मा चालकता को समझते हैं कि ये क्या है। स्थायी अवस्था में किसी छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का प्रवाह, परिच्छेद के क्षेत्रफल, दोनों सिरों के बीच का तापांतर समयांतराल के समानुपाती तथा उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हमको इस सूत्र से लिखना है। यदि ये सूत्र बन रहा है तो ऊपर की लाइन बड़े आसानी से बनेगी। पर है क्या, मान लीजिए कोई छड़ है तो इस तरह की यहाँ पर हम ये छड़ बना लेते हैं ये, और जो ये हिस्सा है इधर का, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहला गया। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये इसकी क्या कहला गई, लंबाई कहला गई। और इसका ताप मान लेते हैं कि इसका ताप इस सिरे का T1 है और इस सिरे का ताप क्या है, T2 है। तो चलिए इसी के हिसाब से हमको पढ़ना है यहाँ पर, और हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो जब हम गर्म करते हैं तो जब इसकी स्थायी अवस्था आ जाएगी। स्थायी अवस्था का मतलब ये है कि इसका जब ताप परिवर्तन विभिन्न भागों का नहीं होगा, सभी भाग का ताप एक जैसे रहेगा, तो हम उसको स्थायी अवस्था कहेंगे। तो Q का मतलब ये है ऊष्मा प्रवाह। Q का मतलब क्या हो गया, ऊष्मा प्रवाह है। फिर ये छड़ के परिच्छेद, और ये T1 T2 का मतलब हो गया छड़ के सिरों के तापांतर, और T का मतलब हो गया समयांतराल, और ये ऊपर लिखा इसलिए क्या होता है, समानुपाती होता है। तो किसी छड़ में ऊष्मा का प्रवाह परिच्छेद के क्षेत्रफल, उसके सिरों के तापांतर और समयांतराल के समानुपाती होता है, और उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ नीचे L लिखा है, मतलब लंबाई के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से हमको ये शब्द बनाना है। तो सूत्र ये ध्यान रखेंगे तो ये आसानी से बनेगा। अब इसमें क्या करते हैं, यदि समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो उसके स्थान पर एक नीतांक आएगा, और वो नीतांक हो गया K। जो ये नीतांक आया उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा चालकता गुणांक। अब हमको ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करना है। तो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर हम K का सूत्र निकालेंगे। तो जो भी ये वाला भाग होगा, यदि इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो जो नीचे होगा ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा। जैसे ये Q है तो Q के साथ क्या चला गया, L, और जितना भी ऊपर का हिस्सा है वो कहाँ आ गया, नीचे हो गया। अब इसमें हम मान लेते हैं कि जो नीचे है, जैसे A है तो A क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हम क्या मान लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर। फिर T1 माइनस T2 है, तो ये दोनों सिरों का तापांतर हम कितना मान लिए, 1 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ T है तो यहाँ T का भी हम समय कितना मान लिए, 1 सेकेंड। फिर यहाँ पर L है तो L को भी क्या मान लिए, 1। माने सारी चीज़ों को हम 1 मान लेते हैं। लंबाई को मीटर में नापते हैं तो मीटर मान लिए। अब यहाँ पर जब सब 1 हो गया तो K किसके बराबर हो गया, Q के बराबर। तो K किस बराबर हो गया, Q। अब इसी को पढ़ते हैं। यहाँ नीचे क्या लिखा उस पर ध्यान नहीं देना, इस सूत्र से पढ़ेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। A हम बोले थे छड़ का क्षेत्रफल, परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो छड़ के परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। फिर उसके सिरों का तापांतर, T1 माइनस T2 का मतलब हो गया उसके सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो, और समय अंतराल 1 सेकेंड हो, उसकी लंबाई 1 मीटर हो। तो ऊष्मा चालकता गुणांक दी गई ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती। तो इस तरह से हमको यहाँ पर उसकी परिभाषा देना है, ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा। अब हमको इसका मात्रक निकालना है। तो मात्रक बड़ा सरल सा है, यदि ये सूत्र बन रहा है तो इसी से मात्रक निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये Q लिखा है तो Q का मात्रक क्या होता है, जूल। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। फिर इसके बाद यहाँ क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर।
इसके बाद हम किसका देखें, ताप का मात्रक मान लेते हैं एसआई पद्धति में कितना हो गया केल्विन, और समय का मात्रक क्या हो गया सेकेंड। तो इस तरह से यदि ये मीटर है तो ये मीटर कट जाएगा, तो अब क्या बचा जूल, फिर ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इन्वर्स, ये केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन इन्वर्स, सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इन्वर्स। इस तरह से इसका मात्रक हमको इस सूत्र से निकालना है। तो यहाँ पर हमको परिभाषा भी इसी सूत्र से निकालना है और मात्रक पर निकालना है। ऊष्मा चालकता गुणांक केवल यह पदार्थ पर निर्भर करता है, ये पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो इस तरह से हमको ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करना है। चलिए अब हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है, इसे हमको सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना एक वर्गाकार धातु की चादर है, तो यहाँ पर एक वर्गाकार धातु की ये इस तरह की क्या हो गई चादर हो गई। ये इसकी लंबाई कितनी है L है। ताप बढ़ाने पर इसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। यदि हम इसको गर्म कर दें तो इसके ये जो लंबाई है इस तरह से बढ़ जाएगी, क्योंकि तापी प्रसार होगा। तापी प्रसार में यदि किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी विमाओं में परिवर्तन होता है, तो इसकी भी विमा में परिवर्तन होगा। तो जो इसकी लंबाई है ये लंबाई बढ़कर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी L प्लस तो थी ही, यहाँ हो जाएगी L प्लस डेल्टा L। इस तरह से यहाँ पर इसकी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे उसके क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि क्षेत्रफल में जब वृद्धि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ जो बाद का क्षेत्रफल है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो ये मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। अब फिर से देखिए कलर चेंज कर लूँ तब फिर समझ में आएगा। ये जो लिखा है ये है बड़े वाले वर्ग का, इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना है L प्लस डेल्टा L। तो यहाँ लिख दिए। फिर पहले वाले वर्ग का लंबाई L थी तो ये हो गया L स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल रहे हैं, तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल इस तरह से निकालें। अब हम क्या किए हैं अगले स्टेप में देखिए। यहाँ पर अब गणित का काम है। ये हमारे पास है L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए a स्क्वायर की जगह हो गया L, तो ये L स्क्वायर हो गया। फिर ये डेल्टा L हुआ, b का मान तो डेल्टा L का स्क्वायर हो गया। फिर 2ab तो 2, a का मान L था, b का मान डेल्टा L था, तो ये हो गया L इंटू डेल्टा L, और ये माइनस L स्क्वायर यहाँ लिखा ही हुआ है। इस तरह से इसका कोष्टक खोल देना है, बाकी सारी चीज़ों को लिख देना है। आगे के स्टेप में हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो है L स्क्वायर और ये L स्क्वायर कट गया, लेकिन हम यहाँ लिखें डेल्टा A लगभग बराबर है 2L डेल्टा L के। ये वाला लिखे हैं हम पद, लेकिन ये वाला नहीं लिखे हैं। और इसका वजह क्या है कि जब छोटी संख्या होती है तो छोटी संख्याओं का वर्ग और छोटा होता है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर दिए, नगण्य मान लिए, इसको छोड़ दिए। जैसे मान लीजिए यदि मुझे 0.2 का वर्ग करना हो तो ये जब वर्ग करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.04। इसलिए इस मान को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर नहीं समझना है, तो डेल्टा L स्क्वायर को यहाँ छोड़ दिए हैं। अब हम क्या देखते हैं कि हमको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक निकालना है। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का जो सूत्र है वो बीटा बराबर डेल्टा A अपॉन A डेल्टा T है। तो इसका मान रखते हैं यहाँ। डेल्टा A का मान कितना था ये निकाले हैं, L इंटू डेल्टा L, तो ये लिख दिए। फिर ये A है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है और उसकी लंबाई L है, ये हो जाएगा L स्क्वायर। फिर ये डेल्टा T है तो डेल्टा T ही वैसे उतार दिए हैं, तो केवल डेल्टा A और A का मान रखना है। इतना रखने के बाद हमको इसमें देखना है कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर ये L इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 बचा और डेल्टा L, तो 2 डेल्टा L लिख दिए। नीचे क्या बचा L डेल्टा T। तो जो ये सूत्र आ गया है यहाँ
यहाँ समझना है आपको ये डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, ये जो सूत्र है ये होता है अल्फ़ा का, माने क्षेत्रीय प्रसार वो रेखीय प्रसार गुणांक का। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हटा करके यहाँ क्या लिख दिया अल्फ़ा। तो इसको पढ़ सकते हैं कि ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। इस तरह से इसको हमको हल करना है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर एक वर्गाकार नहीं, यहाँ पर हम घनाकार चादर ले लेते हैं। घनाकार धातु की चादर है जिसकी लंबाई L है। ताप बढ़ाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो जाती है, तो उसके आयतन में वृद्धि। तो यहाँ पर जो है हम एक घन ले लेते हैं। ये इस तरह से एक घन है और इसके घन की कोर या घन की भुजा कितनी है L है, इस तरह से ये, और इसकी कोर कितनी है L। इस तरह से हम यहाँ घन ले लिए हैं। अब यदि हम इसको गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर गर्म करने पर क्या होगा, ये जो घन बना है इसके लंबाई में थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस तरह से जितना भी रहा होगा ये थोड़ा थोड़ा इसमें वृद्धि होती है ये, और इसमें भी थोड़ी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी ये, इस तरह से। और इसको मैं ये मिला दूं तो ये ऐसा। तो जो इसकी भुजा है अब क्या बन जाएगी L, और प्लस में बन जाएगी डेल्टा L। तो जो अंदर वाला था वो L है, वो प्रारंभिक अवस्था है। जब हम उसको गर्म किए तो L प्लस डेल्टा L उसकी भुजा हो गई, कोर हो गई। अब हमको निकालना है आयतन में वृद्धि। तो हम जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बड़े भुजा को ले लेते हैं। बड़े भुजा का मतलब ये है ये वाले भुजा के L प्लस डेल्टा L, बड़े घन की भुजा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये L प्लस डेल्टा L। इसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर वाले घन का भी आयतन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा L का क्यूब। तो यहाँ हो गया L प्लस डेल्टा L का क्यूब, ये बाहर वाले घन का आयतन हो गया, और ये माइनस L क्यूब जो है अंदर वाले घन का आयतन हो गया। तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना आयतन बढ़ा है। चलिए आगे के इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें आगे के हिस्से को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब है। तो ये सूत्र हम A प्लस B का होल क्यूब का सूत्र लगा दिए हैं यहाँ तक। और ये जो सूत्र होता है ये इस तरह से होता है, ये होता है A क्यूब, फिर होता है क्या B क्यूब, और प्लस होता है 3A स्क्वायर B, और प्लस होता है 3AB स्क्वायर। इस सूत्र को अप्लाई किए हैं। तो चलिए यहाँ पर A का मान मान लेते हैं L, तो ये हो जाएगा L क्यूब। B का मान हो गया डेल्टा L, तो ये हो जाएगा डेल्टा L क्यूब। फिर इस सूत्र में देखते हैं 3, तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ 3। फिर लिखा है A का स्क्वायर, तो A का मान L था तो यहाँ पर हो गया L का स्क्वायर। फिर क्या है B का मान डेल्टा L है तो यहाँ पर लिख दिया डेल्टा L। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगा दिए। फिर यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिख दिए। फिर इसके बाद A है, A का मान L है तो यहाँ L लिख दिए। फिर B स्क्वायर है, B स्क्वायर का मान यहाँ देख लेते हैं B है तो डेल्टा L है, तो डेल्टा L का स्क्वायर हो गया। और ये जो L क्यूब है वो उसी तरह से यहाँ पर उतार दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ ऊपर का जो पूरा का पूरा था उसको उतार दिए। उतारने के बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन कौन कटेगा। तो यहाँ L क्यूब और L क्यूब ये एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा V का लगभग मान है वो ये वाला हम लिखे हैं 3L स्क्वायर इंटू डेल्टा L। इसको हम नहीं लिखे और इसको नहीं लिखे, क्योंकि अभी हम बताए कि किसी छोटी संख्या का वर्ग छोटा होता है, घन तो और उससे छोटा होता है, तो इनका मान हम नगण्य मान लेते हैं। यहाँ डेल्टा L स्क्वायर का मान नगण्य हो गया अर्थात शून्य हो गया, तो इसका पूरा का पूरा हम छोड़ देंगे। और इसी तरह से यहाँ पर L क्यूब का मान भी नगण्य होगा तो इसको भी छोड़ देंगे। तो बचेगा ये, इसको भर हमको लिख लेना है।
तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा एल क्यूब है ये भी टेंड्स टू क्या है, जीरो है, जीरो के नज़दीक है। और ये जो डेल्टा एल स्क्वायर है इसका मान भी जीरो के बहुत निकट है, यहाँ पर जीरो के बहुत निकट है। इसलिए इन मानों को हम छोड़ दिए हैं, ये वाला और ये वाला हम इसको नहीं लिखे, ये वाला भर लिखे हैं। अब हमको निकालना है आयतन प्रसार गुणांक। तो जो आयतन प्रसार गुणांक का सूत्र होता है वो होता है गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। अब इसमें हम इनका मान रख देते हैं। तो डेल्टा वी का मान ये देख लेते हैं, ये निकला है ये। तो अगले स्टेप में इसका मान रख दिए हैं यहाँ पास। फिर लिखा है वी डेल्टा टी। तो वी का मतलब है प्रारंभिक आयतन। तो आयतन बराबर होता है भुजा का वर्ग। प्रारंभ में भुजा एल क्यूब थी तो यहाँ पर एल थी तो एल क्यूब हो गया, आयतन हो गया। अब इसमें से देखते हैं क्या क्या कटता है। तो ये एल स्क्वायर ये एल क्यूब से कटेगा, एक एल बचेगा। तो यहाँ ऊपर क्या बचा, 3 बचा डेल्टा एल, तो ये लिख दिया 3 डेल्टा एल। और यहाँ पर एल बचा है डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा एल डेल्टा टी। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो सूत्र आया ये वाला सूत्र, ये सूत्र होता है अल्फ़ा का। डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी अल्फ़ा का सूत्र होता है। तो 3 उतारे और इसकी जगह पर अल्फ़ा उतार दिए। अब इसको शब्दों में लिखना है कि ये है आयतन प्रसार गुणांक, ये रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। इस तरह से हमको सिद्ध करना है। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन किस प्रकार किया जाता है, शीतलन वक्र से समझाइए। इस तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम न्यूटन के शीतलन के नियम को समझते हैं। तो सीधा सीधा है, शीतलन की दर माने किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और परिवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। तो अब इसमें जो है हमको इस सूत्र से यदि भाषा बनाएंगे तो ये सरल रहेगा। ये तो ये जो माइनस डी क्यू अपॉन डी टी है इसको बोलते हैं शीतलन की दर या ठंडे होने की दर। तो शीतलन की दर, अब इसका नाम है वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। इस तरह से हमको पढ़ना है और यही चीज़ न्यूटन के शीतलन का नियम है। तो फिर से पढ़ते हैं, इसको क्या बोलेंगे, शीतलन की दर, फिर ये वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ माइनस इसलिए लगाए हैं कि ऊष्मा की हानि हो रही है, शीतल कोई चीज़ हो रही, ऊष्मा यहाँ से जा रही, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाए। आगे हम देखते हैं कि ये समानुपाती का चिन्ह हटा तो उसकी जगह पर हम क्या लगा दिए, के। तो के क्या है, एक नीतांक है। अगले स्टेप में देखते हैं, इसी को पूरा तो उतार दिए हैं लेकिन ये क्यू नहीं लिखे। तो जो क्यू का मान होता है वो MST1 होता है, इसको याद करना पड़ेगा। क्यू की जगह क्या लिखेंगे, MST1, इस तरह से लिख दिए। बाकी ये डी लिखा था तो डी लिख दिए, फिर यहाँ DT लिखा है तो यहाँ DT लिख दिए, फिर ये के है तो के उतार दिए, T1 माइनस T2 है तो T1 माइनस T2। इस तरह से हमको यहाँ पर उतार देना है। अब अगले स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, इनको हल करते हैं। यहाँ इस T1 T2 का पक्षांतर कर दिए हैं तो ये बटे में आ गया है, गुणे में था तो कहाँ आ गया, बटे में। और यहाँ पर माइनस का और MS का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के MS क्या हो जाएगा, DT हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पक्षांतर करना है, किसका, यहाँ MS का कर देना है, के तो पहले से है, और ये T1 माइनस T2 को इधर ले जाना है। अब हम जब ये पूरा मान आ गया है तो यहाँ पर जो के है ये भी नीतांक होता है, M भी नीतांक ही है, S भी नीतांक ही है। तो एक नया नीतांक मान लेते हैं के। तो ये कैपिटल के लिख देते हैं या और कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरा नीतांक है। अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन। जब हम समाकलन करेंगे तो ये समाकलन हो करके क्या हो जाएगा, log e T1 माइनस T2। तो कुल मिला के log हो जाएगा और जो भी बटे में होगा वो ऊपर चला जाता है। कहना चाहिए यदि हमारे पास समाकलन 1/x dx होता है तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, log x होता है। बस यहाँ इसका आधार e है तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो k dt है तो माइनस के लिख दिए हैं, और जो dt का समाकलन होता है वो क्या होता है, t, और साथ में प्लस नीतांक आ जाता है। यदि नीतांक लिखना चाहें तो ठीक है,
नहीं, यदि नहीं भी लिखेंगे तो ये सी लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना भी ठीक है। इस तरह से यहाँ पर सूत्र निकलेगा न्यूटन के शीतलन के नियम का। अब हम इसका सत्यापन करते हैं। तो सत्यापन के लिए कैसे कैसे करना है समझते जाइए। सबसे पहले हम एक दोहरा पात्र लेते हैं। दोहरा पात्र का मतलब ये है कि इस पात्र के अंदर हम गर्म पानी भर देते हैं, जिसका ताप क्या है, T1 है, और यहाँ T1, और यहाँ पर हम बाहर की ओर ठंडा पानी भर देते हैं, जिसका ताप क्या रहेगा, T2। माने समय समय पर ताप बदलता रहेगा और इसकी ऊष्मा इधर से इधर आ जा सकती है। ये इधर से इधर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो चलिए इसमें अब इसका वर्णन कर देते हैं। दो दीवालों का एक पात्र लेते हैं। तो ये दो दीवालों का एक पात्र है, जिनके ताप T2 ताप पर ठंडा पानी भर देते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर कैसा पानी भरा है, ठंडा, और इसका ताप क्या है, T2, और T1 ताप पर गर्म पानी भर देते हैं। ये गर्म पानी भर देते हैं। अब दोनों तापों को समान समय अंतराल में नोट करते जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी गर्म पानी का जो ताप है वो रहा होगा 140, यहाँ पर मान लेते हैं गर्म पानी का जो ताप है वो रहा होगा 90 डिग्री सेल्सियस, और जो बाहर के पानी का ताप है वो रहा होगा 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम समान समय अंतराल का मतलब ये है कि हम 10 मिनट बाद देखें कि ये कितना हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जो ये बाहर का था वो कितना हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस तरह से हमको हर समय अंतराल, हर 10-10 मिनट में या 5-5 मिनट में हमको दोनों का ताप नोट करना है। जब हम ताप नोट कर लेते हैं तो फिर इस सूत्र की सहायता से हम ग्राफ खींचते हैं। log E T1 T2 और T समय अंतराल के बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं। तो यहाँ ग्राफ को देख सकते हैं, ये log E T1 माइनस क्या है, T2, और दूसरा क्या है, T है। इसके बीच हम जब ग्राफ खींचते हैं तो हमको ऋणात्मक रेखी ढाल प्राप्त होता है। तो रेखी ढाल का मतलब यही है कि जो शीतलन की दर होती है वो वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। धन्यवाद। आगे के जो 3-4 अंक के प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू।